नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 यानी कि आकलन कार्यपत्रक संख्या 14 को। यह आपकी 11 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर असेसमेंट वर्कशीट के सीरियल नंबर को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि लास्ट वीक असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 आपको मिली थी और इस बार मिली है असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14। तो यहाँ पे वो गड़बड़ कहाँ पे हुई है कि जो आपका फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म में आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 मिल चुकी थी। उसके बाद आपके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 आ चुकी थी, जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं किया था और करने की कोई नीड भी नहीं थी। अब उसके बाद जब दोबारा से आपकी असेसमेंट वर्कशीट आई सेकेंड टर्म में, तो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 आनी थी, लेकिन उसको सीरियल नंबर दे दिया गया असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11। ओके, 11 नंबर। तो वहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब इन्होंने उसको करेक्ट कर लिया है, 14 पे आ गए, यानी कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 जो आपने लास्ट वीक की है, यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक की है, उसको आप 13 कर सकते हो और इसको आप 14 से समझोगे। ओके, अब दूसरी बात की, ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपके लास्ट 2 वीक में जितनी भी वर्कशीट आपको मिलती है उन्हीं पर बेस्ड होती है। काफ़ी ईजी होता है, खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, खुद कर लीजिए, क्योंकि आपने सीखा होता है, समझा होता है। जो वर्कशीट है उनको ठीक से समझ के साथ करते हैं तो उनके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। तो खुद कर सकते हो, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। अगर खुद नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। सीखना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप जो कुछ भी सीखोगे वो आपकी नींव बन रहा है, कल आपके लिए वही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरी तरफ से सिर्फ ये असिस्ट करने के लिए होता है कि कहीं पे अगर आपको मैच करना हो या किंतु परंतु या डाउट हो, तो आप अपनी असेसमेंट वर्कशीट को टैली कर सकते हो, मैच कर सकते हो इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 की। यहाँ पर हमें दिए गए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमें एक अनुच्छेद दिया गया जिसको हमें पढ़ना है, समझना है, और इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए समझते हैं। ये जो अनुच्छेद दिया गया है, ये अनुच्छेद दिया गया है पॉलिटिकल साइंस के आपके चैप्टर राजनीतिक दल है उसमें से। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मतलब लोक जमा में तंत्र। लोक मतलब लोग हो गए, तंत्र मतलब शासन हो गया, लोगों का शासन या लोगों की सरकार। कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें नेताओं का चुनाव या सरकार का चुनाव हो, जनता करती है। अब दो तरीके की सरकार हो सकती है, एक तो प्रत्यक्ष हो सकती है, एक अप्रत्यक्ष हो सकती है। ओके, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकती है। अब जो प्रत्यक्ष की बात करें हम, प्रत्यक्ष कौन सी होगी, डायरेक्ट कौन सी होगी, जिसमें हम खुद डिसीजन लें। अच्छा जीएसटी, अच्छा टैक्सेस बढ़ाने, हमसे पूछे कि बढ़ा दें, हम कहें हाँ जी बढ़ा दो, यस नो का ऑप्शन लें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। घर में हो सकता है, आप 5 मेंबर हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो सकता है आपसे पूछा जाए और आप यस नो का ऑप्शन दे दो, लेकिन इतने बड़े देश में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर देशों में इनडायरेक्ट जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि फिर हमारी जगह पर अगले कुछ वर्षों के लिए, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रूल करते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम एमएलए को चुन लेते हैं, हम एमपी को चुन लेते हैं, फिर वही रूल करते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होता है, मॉनिटर है वो अगर ऑफिस में जाकर के कुछ बोल रहा है तो आपकी बात ही तो रख रहा है ना, आपने ही उसे चुना है। तो ये हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए कि राजनीतिक दल है, उनका उद्देश्य किसके साथ हुआ? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ हुआ, क्योंकि हमें अपने प्रतिनिधि चुनने थे। अब प्रतिनिधि चुने कैसे? तो उसके लिए राजनीतिक दलों की जरूरत महसूस हुई कि जो एक जैसी विचारधारा हमें दे पाए कि अगर ये प्रतिनिधि आप चुनते हो तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ एक कारण तो ये हो गया कि राजनीतिक दल क्यों उदय हुए, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ प्रतिनिधित्व आधारित जो लोकतंत्र है उस व्यवस्था के साथ हमें राजनीतिक दलों की जो आवश्यकता वो महसूस हुई। दूसरा ये था कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए भी हमें किसी माध्यम या एजेंसी की आवश्यकता होती है। दूसरा एक ये भी होता है कि जब समाज बहुत बड़े हो जाए, जटिल मतलब विविधता बहुत हो जाए, जैसे अपने देश में इतनी सारी वेरिएशंस है, भाषा के आधार पे लगा लीजिए, कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के साथ साथ रिलीजन के बेस पे, धर्म के आधार पे, तो यहाँ पर अलग अलग जो समुदाय हैं, अलग अलग जो भाग हैं, वहाँ पे अलग अलग समस्याएं होती है। अब उन समस्याओं को समेटने के लिए या उन विचारों को समेटने के लिए हमें एक एजेंसी की ज़रूरत हो कि ताकि वो एक साथ उन मुद्दों को रख पाए। हर कोई रखने लग गया तो फिर तो हो गया शासन, सरकार तो चलेगी नहीं। ओके, तो इसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ी। यानी कि एक तो
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ी, और दूसरा ये कि जैसे जैसे समाज बड़े होते गए तो हमें एक ऐसे एजेंसी या माध्यम की जरूरत पड़ी जो लोगों के मुद्दों को उठा पाए और लोगों के विचारों को एक रूप दे सके और लोगों के समस्याओं का समाधान कर पाए। तो विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। एक ये भी था कि चलो ठीक है, अगर राजनीतिक दल ना होते, पॉलिटिकल पार्टीज ना होते, हम चुन लेते ना, क्या प्रॉब्लम थी? हम यहाँ से खड़ा होता उसको हम चुन लेते, चांदनी चौक से जो खड़ा होगा उसको चुन लिया, द्वारका वाले को चुन लिया, लेकिन क्या आपस में वो राय मिल पाती? क्योंकि वो तो पहले तो उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया ना कि हमारी नीतियाँ क्या, पॉलिसी क्या। अब जो पॉलिटिकल पार्टी से चुने जाते हैं तो कमोबेश पहले उनकी एक राय होती है, एक विचारधारा वाले एक पार्टी में होते हैं, तो राय एक जैसी होती है, तो वहाँ पे डिसीजन लेना, सरकार को चलाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसके लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने या नीतियों का समर्थन या विरोध करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है। साथ साथ ये भी कि ये जितने भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं, MP चुनते हैं, MLA चुनते हैं, अब ये कि एक दिशा में कार्य करें, एक डायरेक्शन में चले, तो उसके लिए हमें चाहिए कि कोई तो संगठन होना चाहिए ना। अब जैसे आपके घर में जो बड़े हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, अगर सारे ही अपने अपने राग, अपनी अपनी डफली लेकर के खड़े हो जाएं तो दंगा हो जाएगा ना आपस में। मतलब आपके सब्जी नहीं बन पाएगी, आप तो उसी के ऊपर अड़े खड़े रहोगे कि मुझे तो दाल मखनी चाहिए और किसी को आलू मटर चाहिए, अटक जाओगे वहीं पर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा कि ये जो अंकुश की बात है कि उनकी नीतियों को जो प्रतिनिधि है उन पर नियंत्रण रखने के लिए, उनसे एक जैसी नीतियाँ बनवाने के लिए, किसी नीति का समर्थन करने के लिए, विरोध करने के लिए हमें किसी संस्था की आवश्यकता होती है। तो ये जो संस्था है इसी की कमी पूरी करते हैं राजनीतिक दल। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार को ऐसी जो भी जरूरतें होती है राजनीतिक दल उसको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। यानी कि राजनीतिक दल अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? चुनाव कौन लड़ेगा? अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे तो अलग अलग डफली लेकर के खड़े रहेंगे। ओके, दूसरा सरकार बन ही नहीं पाएगी, सारे ही कहेंगे मुझे ही PM बनना है, मुझे ही CM बनना है। ओके, नीतियों का निर्माण भी ठीक से नहीं हो पाएगा। विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? हर कोई अपने अपने तरीके से सोचेगा। और जनमत का निर्माण कहाँ से होगा? लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सरकार नहीं चल पाएगी, कई सारी समस्याएं आ जाएगी। इन सभी समस्याओं का समाधान होता है कि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, राजनीतिक दल होने चाहिए, जिनकी कुछ नीतियाँ हो, कुछ कार्यक्रम हो, और उसी के अनुसार फिर देश चले और उसी के अनुसार हम उनका चुनाव करें। ठीक, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद। अब इस पर आधारित रहेंगे कुछ हमारे क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला हमें प्रश्न दिया गया कि प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन पहला जो विकल्प दिया गया, दूसरा लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन, तीसरा दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो B रहेगा। लोगों का अप्रत्यक्ष जो शासन है वो लोकतांत्रिक की जो प्रतिनिधित्व आधारित व्यवस्था है उसका अर्थ होता है। यानी कि हम डायरेक्ट थोड़ी रूल करें, हम इनडायरेक्ट रूल करें ना, अप्रत्यक्ष शासन है। अपने देश में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। ओके, तो B आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए, दूसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों के कार्य क्या, ये हमें बताना है। विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, बिल्कुल सही। सरकार का गठन करते हैं, जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार का गठन करते हैं, ये भी सही है। नीतियों का निर्धारण करते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D। फर्स्ट में आपका B रहेगा और सेकंड में D रहेगा। थर्ड देखिए, राजनीतिक दलों का उद्देश्य संबंधित है। ओके, बड़े समाज के उद्देश्य, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्भव से, दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हो आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे पहली जो हमारी पंक्ति अनुच्छेद की देखिए उसमें यह कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य संबंधित है किससे? प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्भव से। लेकिन उसको आगे एक्सप्लेन किया गया कि बड़े जो समाज है उसके कारण भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। यानी A और B दोनों आपके करेक्ट आंसर रहेंगे, C आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ देखिए, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन से होते हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, समर्थक और उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आपका आंसर है वो D हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि आपका C जो क्वेश्चन है उसमें आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें D करेक्ट आंसर रहेगा, थर्ड में आपका C करेक्ट आंसर रहेगा और फोर्थ में आपका D करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हमें कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए, काफ़ी आसान है, पिछली कुछ वर्कशीट में इन्हीं को ही हमने कवर किया, तो उनको भी हमें सॉल्व करना। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, ये हमें बताना है। तो पहली बड़ी चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। कि आमतौर पे लोकतंत्र है
लोकतंत्र की नींव ही होती है ना, राजनीतिक दल यही चुनाव लड़ते हैं, यही सरकार बनाते हैं, सब कुछ इन्हीं के ऊपर टिका होता है। लेकिन खुद ही राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव होता है। लोकतंत्र मतलब कि इसमें तानाशाही से निर्णय लिए जाते हैं, 4-5 लीडर होते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो ये पहली कमी है, जो पहली चुनौती है जिसका सामना सभी राजनीतिक दल करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, वोटिंग से या फिर आम राय से निर्णय लिए जाने चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की मतलब ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप देखोगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनी हुई है। एक फैमिली है, फैमिली उस परिवार, जो परिवार है उस पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं। चाहे वो हम यूपी की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, या फिर हम बात करें अकाली दल की पंजाब में बात करें, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखोगे तो ज़्यादातर में आपको दिखाई देगा कि कुछ परिवार हैं और उन्हीं का दबदबा होता है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। इन पार्टियों में समस्या क्या आती है कि चाहे कितना ही अच्छा लीडर हो, वो टॉप पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो परिवार की लिमिटेड कंपनी हो गई ना। उसके बाद तीसरी जो चुनौती है वो विकल्पहीनता की चुनौती। अब चुनाव में हमारे पास कैंडिडेट तो बहुत सारे खड़े होते हैं, 20, 25, 30, 35 भी हमें कैंडिडेट मिलते हैं जिनमें से हमें चुनना होता है। लेकिन सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं होता उनकी नीतियों में, उनके कार्यक्रम में, और चुनाव जीतने के बाद ज़्यादातर रंग बदलते हैं। तो यहाँ भी एक समस्या है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी नीतियों में अंतर ही नहीं रह गया। तो विकल्पहीनता यानी कि ढंग का विकल्प, चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चौथी चुनौती है धनबल और बाहुबल की चुनौती। अब जिनके पास धनबल की पहले बात कर लेते हैं कि जिनके पास पैसा होता है आमतौर पर वो टिकट खरीद लेते हैं और पैसे के बल पे कई बार चुनाव जीत भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार जीते, लेकिन कई बार जीत जाते हैं, पैसा बांटते हैं। ओके, दूसरा ऐसे ही बाहुबल की चुनौती है, जो आपराधिक तत्व है टिकट प्राप्त कर लेते हैं और अपने दबदबे के कारण या किसी भी कारण से, रसूख के कारण, कई बार वो डरा धमका कर या किसी भी कारण से वो चुनाव जीत भी जाते हैं। अब ऐसे लोग अगर राजनीति में आ गए, कानून बनाने लग गए, तो क्या अपराध, भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। तो ये 4 चुनौतियां हैं भारतीय राजनीतिक दलों के सामने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा छठा प्रश्न दिया गया, हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न में जब हमने वर्कशीट की थी तो आपको बताया था कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता और उनके कार्य एक जैसी हैं। जो कार्य करते हैं उन्हीं कार्यों के लिए आवश्यकता, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है। पहला, लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में हमें प्रतिनिधि चुनने होते हैं। अब प्रतिनिधियों की विचारधारा एक जैसी हो और ठीक तरीके से वो सरकार चल पाए, इसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अनुच्छेद में हमने पढ़ा है। दूसरा, चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए, कि अब चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए भी जरूरी है कि एक जैसी विचारधारा के लोग हैं वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें, तो उसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी। उसके बाद जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ वो सरकार बनाएगा, तो सरकार कौन बनाएगा? दल बनाएगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, उसके लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता होगी। तीसरा, कानून के निर्माण के लिए, कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। अब जो संसद है उसमें कौन बैठे हैं? किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमपीज ही बैठे हैं ना, तो उसके लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, विपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सरकार की जो भी कमियां होती है वो जनता के सामने लेकर के आते हैं, एक तरीके से उसे गलत करने से रोकते हैं। तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाता है? वो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार नहीं बना पाती, यानी कि जो चुनाव हार जाती है, तो प्रमुख विपक्षी दल होता है जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है लेकिन सरकार नहीं बन पाई। जैसे दिल्ली की बात करें तो बीजेपी है विपक्षी दल, देश की बात करें तो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है। तो उस भूमिका के लिए भी हमें राजनीतिक दल चाहिए, वरना हर कोई अपने अपने घर में बैठ जाएगा, जी नहीं जी अगला इलेक्शन मुझे नहीं लड़ना, मैं तो घर बैठ रहा हूँ, तो विपक्षी दल कहाँ से आएगा? उसके बाद है नीतियों के निर्माण के लिए, जो नीतियाँ हैं देश के लिए क्या होगा आगे, राज्य के लिए क्या होगा, कौन बनाता है? राजनीतिक दल बनाते हैं। वो चुनाव में इन्हीं वादों को लेकर के आते हैं और हम उन्हीं के बेस पर वोट देते हैं, तो इसके लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 7वां जो 7th हमारा क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो क्या होते हैं, इनके महत्व के ऊपर हमें नोट लिखना है। तो जो स्वयं सहायता समूह है वो सामान्यतः 15 से 20 व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, ठीक। इनमें सभी सदस्य मिलकर के कोई कार्य करते हैं और सामूहिक बचत करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि 15 से 20 व्यक्तियों का ग्रुप होता है, समूह होता है, और ज़्यादातर आमतौर पे इसमें महिलाएं होती है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। ओके, इसमें सभी सदस्य मिलकर के कोई काम धंधा करते हैं और सामूहिक बचत करते हैं। बचत मतलब ये 10 रुपये हो सकते हैं मंथली, 20 रुपये मंथली हो सकती है, 100 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है पर मेंबर की, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा जितनी उनकी इनकम है। तो ये सामूहिक बचत करते हैं। ये समूह अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण भी देते हैं। अब जैसे उनकी सेविंग हो रही है,
अब ज़रूरत पड़ी किसी मेंबर को, 15 मेंबर हैं उसमें से, तो उसको ये कम ब्याज के ऊपर, यानी कि जो बैंक की ब्याज दर है उसके ऊपर उसको लोन दे देते हैं, ऋण दे देते हैं। अब समस्या हल हो गई ना, ऋण की ज़रूरत हुई, सस्ते में उसको लोन मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर ये कुछ समय तक लगातार बचत करते रहें तो बैंक बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण दे देता है। अब जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, आमतौर पे उनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि बैंक गारंटी के तौर पे कुछ जमा करने की बात करता है कि या तो ज़मीन हो आपके पास, प्लॉट हो, गाड़ी हो, ओके, जॉब हो, कुछ तो हो ना। अब वो होता नहीं तो लोन कैसे लें? इसके थ्रू लोन मिल जाता है कि अगर ये लोग 2-3 वर्षों तक लगातार सेविंग करते हैं तो उसके बाद इसी बेस पर बैंक बिना समर्थक ऋणाधार के लोन भी दे देता है, तो ये समस्या हल हो जाती है। स्वयं सहायता समूह ने समाज सुधार के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि ये जो सदस्य आपस में मिल बैठते हैं तो समाज की जो बुराइयां जैसे नशे की है या फिर घरेलू हिंसा है, इस प्रकार की समस्याओं के ऊपर भी डिस्कशन होता है और आपस में धीरे धीरे समाज सुधार भी होता है। तो ये हो गया स्वयं सहायता समूह कैसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न, आपराधिकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? ये हमें बताना है, ओके। और हमें फेवर में कुछ तर्क भी देने हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि आपराधिकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। आपने ऊपर ही बात की ना, बाहुबल की चुनौती, ये वही चुनौती है। आपराधिक तत्व राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक तत्व कई बार टिकट हासिल करने में सफल हो जाते हैं और अपने प्रभाव के बल पर चुनाव भी जीत जाते हैं। अगर आपराधिक तत्व राजनीति में आते हैं तो भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलेगा और देश का विकास कहीं न कहीं रुक जाएगा, क्योंकि जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या ईमानदारी होगी? क्या जनता के बारे में सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, ओके। तो ये कथन सही है बिल्कुल। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 9वां हमारा प्रश्न दिया गया, सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए, ओके। बॉर्डर रोड्स हैं, उनके बारे में बताना है हमें कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सीमांत सड़कें देश के सीमावर्ती इलाकों को देश के आंतरिक भागों से जोड़ती है। पहली चीज़, जो बॉर्डर एरिया उसको देश के अन्य भागों से जोड़ती है, अदरवाइज तो वो एक अलग थलग ही रह जाएंगे। दूसरा, सीमांत सड़कें देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। युद्ध के समय में या फिर जो मिलिट्री है इधर से उधर जानी होती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से वो कनेक्ट हो पाते हैं बाकी हिस्से से। सीमांत सड़कों से सेना को रसद सामग्री इत्यादि भी पहुँचाए जाते हैं। जो भी सप्लाई करना होता है, चाहे वो शांति काल हो चाहे वो युद्ध काल हो, तो उस वक्त ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है युद्ध के समय में। तो ये हो गया सीमांत सड़कों का महत्व। उसके बाद 10th और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस असेसमेंट वर्कशीट का कि देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी हमें बताना है कि परिवहन के साधनों का महत्व क्या है। परिवहन के साधन मंडी के लिए कच्चे माल और तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। पहली चीज़, यानी कि चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो तैयार माल हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक हम कैसे लेके जाएंगे? परिवहन के साधनों के द्वारा, चाहे वो रेल हो, सड़क हो या जल परिवहन हो, कोई भी हो। परिवहन के साधन देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। देश के एक भाग से दूसरे भाग से कैसे जोड़ते हैं? परिवहन के साधनों के द्वारा। परिवहन के साधन देश के विकास को गति प्रदान करते हैं। चाहे वो उद्योगों का विकास हो, कृषि का विकास हो, वो इन्हीं परिवहन के साधनों के ऊपर निर्भर करता है। परिवहन के साधन व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कच्चा माल या तैयार माल आएगा तो तभी तो व्यापार हो पाएगा ना। इसके बिना क्या व्यापार संभव है? नहीं संभव है। और परिवहन के साधनों ने विश्व के एकीकरण यानी वैश्वीकरण में मदद की है। हम एक देश दूसरे देश से अगर जुड़ पाए हैं तो इन्हीं परिवहन के साधनों के कारण जुड़ पाए हैं। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।